दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम देखिए जानेंगे छोटा नागपुर पठार के विशिष्ट तथ्यों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में सर्वाधिक विस्तार इसका पाया जाता है और इसमें स्थलाकृति का जो रूप है ये ऊंचे पहाड़ी शिखर और पहाड़ियां हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये पाट अंचल द्वीप रूपी स्थलाकृति है। तो छोटा नागपुर का पठार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में इसका विस्तार है लेकिन झारखंड में इसका विस्तार अधिक पाया जाता है। और दोस्तों छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये देखिए आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश को अन्य नाम भारत का कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा आइए देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। जो विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को। दोस्तों विदर्भ क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र को कहा जाता है और वृष्टि छाया प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से होता है। और देखिए इसके अलावा दोस्तों लातूर एक ज़िला है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है, इसका मुख्यालय लातूर में है। और भीषण भूकंप 1993 में 30 सितंबर 1993 को लातूर ज़िले में भीषण भूकंप आया था। और दोस्तों यहाँ पर विदर्भ क्षेत्र देखिए मुख्य रूप से 2 डिवीज़न नागपुर और अमरावती में विभाजित है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंडिया, वाशिम और गढ़चिरौली हैं। तो ये रहा विदर्भ क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं में पूछे गए और आगे संभावित जो तथ्य हैं। प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भोपाल नगर उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 25 मिनट पे जो स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों कर्क रेखा के दक्षिण में। और कैसे स्थित है इसका उत्तर आपको बताना है। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसकी अवस्थिति कर्क रेखा के किधर होगी? तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में। लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों और सड़ती हुई वनस्पति से क्या बना है? तो ये फुमडीज है दोस्तों, ये मणिपुर में पाए जाते हैं। झुमरी तलैया कहाँ पर स्थित है? कोडरमा जिला झारखंड में। और भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। ये सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 29वें राज्य वर्तमान में 28वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है जो पहले आंध्र प्रदेश की थी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात क्या है? तो ये तरंगम बाड़ी है। और दोस्तों तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर क्या अवस्थित है? तो ओरोविले। ओरोविले तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर अवस्थित है। आइए अब देखते हैं दोस्तों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो वर्तमान में अगर जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। हमने राज्यों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानते हैं। तो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये 2 हो गए। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख दूसरा हो गया, चंडीगढ़ 3 हो गया, दिल्ली 4 हो गया। और इसके अलावा दोस्तों देखिए दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये 5वां हो गया। इसके अलावा 6वां हमारा क्या है?
यनम है यानी पुडुचेरी है। और उसके अलावा दोस्तों 7वां जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो देखिए माहे पुडुचेरी, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और पुडुचेरी दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 भागों में विभक्त है, यनम, इसके अलावा कराईकल और माहे। तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित है जो हमारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके अलावा दोस्तों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये हो गया, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ये आपका 5 हो गया, पुडुचेरी 6 हो गया, और इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप 7 हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 8। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, यूनियन टेरिटरीज। आइए देखते हैं दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, और इसका देशांतरी विस्तार 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण दिशा में निकोबार है। तो याद रखिएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार का दोस्तों जो क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3,80,581, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार में जो जनजातियां हैं उनमें महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली हैं। आइए देखते हैं हमारे एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के बारे में। दोस्तों इसकी सीमाएं महाराष्ट्र और गुजरात से लगती हैं। क्षेत्रफल दादरा और नगर हवेली का 491 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 3,44,000 है। दोस्तों दादरा और नगर हवेली के प्रमुख भाग में दादरा और नागर हवेली हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आप जानते हैं कोरोमंडल तट है। दीघा, गोपालपुर और मरीना सागरी पुलिन कहाँ स्थित हैं? तो दीघा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में, और मरीना बीच तमिलनाडु में स्थित है। केप कोमोरिन का अन्य नाम क्या है? तो केप कोमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों दमन और दीव के बारे में। तो देखिए दमन और दीव ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है 26 जनवरी 2020 से पहले, और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को 26 जनवरी 1920 को मिलाकर 2 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। और जनसंख्या इसकी 2,43,247 रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, और क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो हमारा 2 केंद्र शासित प्रदेश रहे इनको 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। आइए देखते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति जो इसकी है कि ये भारत का राजधानी शहर है। इसका क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या 1.68 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर जो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। दमन और दीव कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के वलसाड़ और सोमनाथ जिलों के निकट हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 है, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पर आधिपत्य किसका था? तो यहाँ पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। आइए देखते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ये चंडीगढ़ के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को।
दोस्तों चंडीगढ़ जो है इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 10,55,000 है 2011 के जनगणना के अनुसार। और दोस्तों चंडीगढ़ जो है ये हमारे दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 64,473 जनगणना में इतने लोग थे। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। पुडुचेरी, तो दोस्तों पुडुचेरी का जो स्थिति है वो 4 जिलों में विभाजित है, कराईकल और पुडुचेरी, यनम और माहे। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 12.48 लाख है और राजधानी पुडुचेरी है। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों भारत की जाति जनजातियों और प्रजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति समुदाय कहाँ नहीं पाए गए, तो याद कर लीजिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई जनजाति समूह नहीं पाए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है, तो ये गोंड जनजाति समूह है। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है, तो ये है भील समूह, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह। दूसरे स्थान पर गोंड है। अब आइए मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं भारत की जनजातियों को दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर जो हम राज्यवार देखें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डोगरा, गद्दी और गुर्जर जनजातियां हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लद्दाख में बकरवाल और चांगपा जनजाति। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में डोगरा जनजाति और हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लद्दाख में बकरवाल जनजाति है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान में सहरिया, मीणा, भील और गरासिया तथा मेरात जनजातियाँ हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में थारू और अगारिया मुख्य रूप से। इसके अलावा दोस्तों बिहार में बैगा, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजातियाँ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में मिसमी और डाफला और मिकिर। यहाँ पर देखिए दोस्तों असम, मेघालय देखिए यहाँ पर मेघालय में आगामी और खासी जनजाति। मणिपुर में कुकी और लुसाई जनजातियाँ। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में भील और डाफर हैं। मध्य प्रदेश में बंजारा, गोंड और कोल जनजाति। छत्तीसगढ़ में कोरबा। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा में हमारी भूमिज, भुइयाँ और खोंड जनजाति है। मुरिया जनजाति कहाँ पे है, तो दोस्तों मुरिया जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में कोली और बारली। कुर्गी और नीलगिरी ये कर्नाटक में। तेलंगाना में यरुकाला जनजाति। और दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश में गोंड और बंजारा जनजाति। तमिलनाडु में टोंडा और चेंचू। केरल में मोपला और कादर जनजातियाँ। तो ये मुख्य रूप से भारत के राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। देखिए यहाँ पर अगर जो हम जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखें जनजातियों को, तो दोस्तों जनजातियों का जो जनसंख्या प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% कुल जनसंख्या का जनजातियों का है। और जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। और भारत का बृहत्तम जनजाति समूह ये भील है 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भोटिया जनजाति पाई जाती है और ये ऋतु प्रवास करते हैं और ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। भोट और भूटानी भोटिया जनजाति के अन्य नाम हैं।
इसके अलावा थारू जनजाति दोस्तों, ये उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक और बिहार के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारुओं में संयुक्त परिवार की प्रथा है और ये अपने को किरात वंशीय कहते हैं। जौनसारी जनजाति, तो दोस्तों जौनसारी जनजाति जो हमारी है, ये उत्तराखंड राज्य में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है और यहाँ पर बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है और जौनसारी दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा जनजाति दोस्तों ये उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इनका संबंध राजपूत वंश से है और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इनके यहाँ प्रचलित है। राजी जनजाति के बारे में जानते हैं, तो इसका निवास स्थान दोस्तों मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। स्थानीय नाम में इनको बनरौत कहा जाता है और राजी जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और ये झूमिंग कृषि करते हैं। खरवार जनजाति, तो दोस्तों खरवारों का जो निवास है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र और वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति खरवार है और इनकी विशेषता है कि ये अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। और देखिए संथाल जनजाति के संबंध में विशिष्ट तथ्य जो हैं दोस्तों उनको जानते हैं। संथाल जनजाति का निवास स्थान संथाल परगना से संबंधित होने के कारण इनका नाम संथाल पड़ा और इनका वर्तमान निवास बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा है। और इनकी शारीरिक संरचना दोस्तों ये द्रविड़ समुदाय के अनुरूप होते हैं और इनका मुख्य आहार यानी संथालों का मुख्य आहार चावल है। गद्दी जनजाति, तो दोस्तों गद्दी का जो निवास है, देखिए गद्दी जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों गद्दी जनजाति अपने को गढ़वा यानी राजस्थान के शासकों के वंशज कहते हैं। गोंड जनजाति, तो दोस्तों गोंड जनजाति गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर इनका नामकरण गोंड पड़ा था और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्यों में ये हैं और इनका व्यवसाय आखेट करना और मछली पकड़ना होता है। ये मुख्य रूप से स्थानांतरी कृषि करते हैं और इनकी पोशाक ये है कि ये कम मात्रा में वस्त्र पहनते हैं और महिलाओं में वस्त्र आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है। और गोंड जनजाति पशुबल को महत्वपूर्ण प्रथा मानती है। अगला है दोस्तों भील जनजाति, तो ये सबसे बड़ी जनजाति है और ये भारत के कई राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। और इनके संस्कृति में, कला संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है और भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुअर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। दोस्तों मुंडा जनजाति, तो मुंडा जनजाति देख लेते हैं। ये इसका निवास स्थान कई राज्यों में है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। दोस्तों मुंडा जनजातियों के प्रमुख त्यौहार में भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई है। सरहुल त्यौहार ये उत्सव मार्च अप्रैल में ये फूलों का त्यौहार है और मार्च अप्रैल माह से संबंधित है। सरहुल त्यौहार ये परीक्षा में पूछ सकता है। कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति भोटिया है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? धौलाधार श्रेणी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति कौन है? तो ये है संथाल। कोरवा जनजाति के बारे में, तो दोस्तों कोरवा जनजाति जो है ये हमारा मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में निवास करता है और कोरवा जनजाति कंदमूल फल इनका मुख्य आहार है। कोल जनजाति, तो कोल बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं और कोल का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अगला है दोस्तों मंगानियार जनजाति।
मंगानियार जनजाति राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं। ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और मंगानियार जनजाति संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं और इनका अन्य क्षेत्र पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। खासी जनजाति, तो खासी जनजाति आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय, असम और मिजोरम में मुख्य रूप से निवास करती हैं और कृषि में ये झूमिंग प्रथा को अपनाती हैं। अगला दोस्तों देखिए यहाँ पर टोडा जनजाति, तो इनका निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। इनके अन्य नाम टोडी और टूडा है। इनकी मान्यता है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है और टोडा जैसे जौनसारी की तरह टोडा भी बहुपति विवाह प्रथा को मानते हैं। जारवा जनजाति, तो दोस्तों जारवा का निवास दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। ओंगे जनजाति, तो इनका निवास स्थान दोस्तों लघु अंडमान का पश्चिमी हिस्सा है और ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। तो याद कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार में जो जारवा, ओंगे और सैम्पेन प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसमें ओंगे जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इसके अलावा शोम्पेन जनजाति, तो इसका निवास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः ग्रेट निकोबार में है और ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। सेंटेनली, तो दोस्तों सेंटेनली देख लीजिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति, तो ये अंडमान द्वीप पर निवास करते हैं। नागा जनजाति, दोस्तों नागा जनजाति जो हैं ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों में हैं। इनकी कृषि का जो है वो झूमिंग है और दोस्तों नागा जनजाति जो हैं वो अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। चांग्या जनजाति के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों चांग्या, इनका निवास लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में चांग्या जनजाति रहती है और प्रजाति इनकी तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है। झारखंड में कई जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें आइए देख लेते हैं झारखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए झारखंड की जनजातियों में बैगा, उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार और असुर, ये जनजातियां झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर और पटेलिया जनजाति हैं। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निरुद्ध घोषित किया गया है वो जारवा जनजाति है। ओंगे, सेंटेनली, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन किस प्रकार की जनजातियां हैं? तो कमजोर जनजाति समूह हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर निवास करती हैं। भारत में एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है तो ये असम का श्वेत भौं गिब्बन है। सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति क्या है? तो ये लिम्बू या थांगथुंग है और वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है वो संथाल जनजाति है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कौन है? तो इनकी संख्या लगभग 75 के बराबर है और इनके पूर्व नाम आदिम जनजाति समूह है जिनको PVTG कहा जाता है। और दोस्तों कमजोर जनजाति समूह भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। इनकी विशेषताओं में ये है कि कृषि जो है पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या और बहुत ही कम जनसंख्या, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर पर केवल ये जो हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर पर जीवन यापन करते हैं। दोस्तों सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा उरांव जनजाति से घुमकरिया का संबंध है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो ये सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास ये जनजातियों के निर्धारण का आधार है। हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ पर हैं? तो त्रिपुरा में। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये भुंजिया जनजाति है जो किचन को लाल बंगला कहती है। पारंपरिक रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है, किस जनजाति का? तो कमार जनजाति का। बिल्मा नृत्य का संबंध किससे है? बैगा जनजाति से। और गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये ओझा है।
लास्ट में देखते हैं भारत के विभिन्न भाषाओं का समूह। दोस्तों भारत के जो विभिन्न भाषाओं का समूह है उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ये भाषाओं का समूह है भारत में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित कुछ भाषाएं हैं। इसके अलावा द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं और आस्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं। तो ये दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें आइए देख लेते हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो दोस्तों भारत यूरोपीय भाषा परिवार में मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला और गुजराती। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है और बांग्ला है, गुजराती, ये भारत यूरोपीय, जिसको शॉर्ट में भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, उससे संबंधित हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों द्रविड़ समूह में दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंड, ओरांव और ब्राहुई। और आस्ट्रिक समूह की भाषाएं इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज। और आस्ट्रिक समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जान लीजिए, भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। और भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है बंगाली। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या है? याद रखिएगा, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। और दुनिया में दोस्तों छठे नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला या बंगाली भाषा है। और अभी हाल में क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो 2014 में दोस्तों ओडिया को, ओडिशा में जो ओडिया भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत में पाई जाने वाली जो विभिन्न जनजातियां हैं उनका निवास क्षेत्र और उनकी विशेषताओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।